अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क एंड रिटर्न। देखो, सबसे पहले व्हाट इज रिटर्न? इनकम रिसीव्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट प्लस एनी चेंज इन द मार्केट प्राइस, यूजुअली एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द बिगिनिंग मार्केट प्राइस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। देखिए, हमारे पास दो इसके एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है हमारे पास जो इनकम रिसीव्ड हो रही है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। पहले क्या है हमारे पास, जो इनकम रिसीव्ड हो रही है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और दूसरा हमारे पास क्या है, मार्केट प्राइस में चेंज। ठीक है। इसको हम कहते हैं यील्ड और इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने एक बॉन्ड ले लिया, बॉन्ड के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको इनकम रिसीव हो रही है। और साथ ही अगर मार्केट के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है और आपने उसको बेच दिया एट हायर प्राइस, तो आपको दूसरा आपको जो गेन हुआ है वो हुआ है आपका कैपिटल गेन। तो अगर हम इन दोनों को एडअप कर ले तो हमारा टोटल रिटर्न बन जाएगा। तो रिटर्न क्या है? रिटर्न होता है हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमें अमाउंट मिल रही है। बेसिकली हमारे पास रिटर्न के दो हैं, एस्पेक्ट हैं। एक है यील्ड और एक है कैपिटल गेन, जिन दोनों से मिलकर हमारा टोटल रिटर्न बनेगा। यील्ड, हमारे पास यील्ड के अंदर क्या आ गया, अगर हमने शेयर्स लिए हुए हैं तो शेयर्स के ऊपर जो हमें डिविडेंड मिल रहा होगा वो यील्ड है। अगर हमने कोई बॉन्ड लिया हुआ है, बॉन्ड पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो यील्ड है। और अगर हम कैपिटल गेन की बात करें तो कोई भी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन, इंक्रीज या डिक्रीज इन प्राइस, जैसे अगर हमारे पास गेन हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है हमारे पास, और अगर लॉस हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों को, यील्ड को और कैपिटल गेन को, अगर हम दोनों ऐड अप कर ले तो हमारे पास टोटल रिटर्न बन रहा होता है। टोटल रिटर्न का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? यील्ड प्लस प्राइस चेंज। यील्ड का मतलब हमारे पास ये डिविडेंड ले लें या इंटरेस्ट ले लें, ठीक है। और ये प्राइस चेंज ही पी टी माइनस टी माइनस वन, मतलब करंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस या परचेज प्राइस, और डिवाइड बाई परचेज प्राइस, ताकि हम इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में ला सकें, रेट ऑफ चेंज निकाल सकें। तो टोटल रिटर्न इज इक्वल टू कैश डिविडेंड, अगर आप शेयर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्ट की बात कर रहे होते, अगर आप बॉन्ड की बात कर रहे होते तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाता। और ये प्राइस क्या हमारे पास एट टाइम टी या करंट प्राइस है, और ये प्रीवियस प्राइस है या परचेज प्राइस है। अब हम इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अली है, जिन्होंने एक स्टॉक परचेज किया था 6000 पे। अब करंटली जो स्टॉक है वो वैल्यू है उसकी 7500। साथ में अली को 260 का डिविडेंड भी मिला है। तो टोटल रिटर्न अली ने कितना रिसीव किया? क्या करेंगे हम, ये हमारे पास क्या है, वो जो डिविडेंड रिसीव हुआ है, ये वो करंट प्राइस है जो उसको मार्केट प्राइस अभी मिल रही है, ये वो प्राइस है जिसमें उसने परचेज किया था। तो बेसिकली 6000 में परचेज किया था, 7500 में बेच दिया, तो 1500 रुपये का उसको कैपिटल गेन हो रहा है। मगर अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिटर्न बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो हम क्या करेंगे, हमने डिविडेंड को, गेन को ऐड किया और डिवाइडेड कर दिया टोटल परचेज प्राइस से, तो हमारे पास 0.293 या 29.3% का निकल आया कि टोटल रिटर्न कितना हुआ है। इसी तरह से देखो, हमारे पास ये तो था जब हमारे पास, हमें पता था कितना हमें रिटर्न मिला है। क्या लाजमी है कि हमेशा हमें पता हो? तो हम करते क्या है, हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं, क्योंकि क्योंकि रिटर्न हमें जब निकाले होते हैं तो हम निकाल लेते फ्यूचर के लिए, अनसर्टेन, हमें नहीं पता होता। तो हम करते क्या है, हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो द इन्वेस्टर कैन नॉट बी श्योर ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिटर्न ही शी इज गोइंग टू रिसीव। पास रिटर्न में तो रिसीव हो चुका है, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे होंगे, और वो क्या होगा, कैन नॉट बी श्योर कि कितना मिलेगा। तो हम करते क्या, हम उस पर जाते हैं पॉसिबिलिटीज पे, कि क्या पॉसिबिलिटीज है कि हमें कितना मिले। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज द वेटेड एवरेज ऑफ द पॉसिबल रिटर्न, कि जो भी हमारे पास पॉसिबल रिटर्न है उन सब का हम क्या निकाल लें, वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। इसको हम देखते हैं, हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। ये एक्स क्या है, ये वो वैल्यूज है जो हमें रिटर्न मिल सकते हैं, और ये उसकी प्रोबेबिलिटी है।
कि क्या कितने चांसेस हैं कि हमें ये रिटर्न मिलेगा, कितने चांसेस हैं हमें ये रिटर्न मिलेगा, और अगर हम सबका सम कर लें तो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न टोटल पता चल जाएगा कितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमारे पास इफ यू न्यू अ गिवन इन्वेस्टमेंट एज अ 50% चांस ऑफ अर्निंग ₹10, 25% chance of earning ₹20, and there's a 25% chance of wearing a loss of ₹10। 50% चांस से कि हम ₹10 कमाएं, 25% चांस से कि हम ₹20 कमाएं, और 25% ही चांस है कि हम लॉस में चले जाएं 10। तो हमें टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिल सकता है? तो हमने क्या किया, हमने कहा x इंटू पी ऑफ एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल आया कि 50% चांसेस पे कितने ₹5 कमाने के। 20 पे सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.25 से, 25% था, 5 निकल आया, और हमारे पास 25% चांस है कि हमें लॉस हो, लॉस था तो माइनस में आ गया ये कि 2.5 का हमें लॉस एक्सपेक्टेड है। तो टोटल रिटर्न 5 + 5 10, 10 - 2.5 7.5। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मुझे मिल सकता है वो है 7.5 का। फिर हमारे पास है रिस्क। देखिए जब भी हम बात करते हैं रिटर्न की तो उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड होता है, तो हमेशा हम जो रिटर्न की बात करते हैं वो उसके रिस्क के साथ करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ रिटर्न की बात की। बेसिकली रिस्क क्या होता है? रिस्क द वेरिएबिलिटी, किस चीज़ की वेरिएबिलिटी? जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो एक्चुअल रिटर्न आ रहा है, इन दोनों के दरमियान जो गैप आ रहा है या डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास क्या है? रिस्क है। अब रिस्क एटीट्यूड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास रिस्क टेकर और एक होता है रिस्क एवर्सर। रिस्क टेकर वो होता है जो रिस्क लेना चाहता है हाई रिटर्न की वजह से, और रिस्क एवर्सर क्या कर रहा होता है? रिस्क से अपने आप को सेव कर रहा होता है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि मिनिमम रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न जनरेट किया जाए। तो हम वो क्या लाता है? रिस्क एवर्सर, जो रिस्क को अवॉइड करना चाह रहा होता है। तो हमेशा हमारा जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है? वो डिसलाइक रिस्क करता है कि रिस्क से जितना ज्यादा हो उसको बचा जाए। हायर रिस्क हायर रिटर्न, यही वजह होती है कि जो हायर रिस्क की सिक्योरिटीज होती हैं वो इनकरेज कर रही होती हैं हायर रेट ऑफ रिटर्न देके। लेट्स से हमारे पास क्या है, हमारे पास इकोनॉमिक सिचुएशन है, पहले हमारे पास डिप्रिसिएशन और उस पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 600 का रिटर्न है, माइल्ड रिसेशन 605 का, नॉर्मल 612 का, माइनर बूम 626 का, और मेजर बूम 635 का। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास ये सिनेरियो है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हो सकता है, मगर फिर हमारे पास ये क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं। तो मिनिमम हम रिटर्न जो कमा सकते हैं वो कितना होगा? 600 का, और अगर हम मैक्सिमम जाएंगे तो कितना होगा? 635 का। तो हम जो भी रिटर्न मिल रहा होगा वो इसी रेंज के दरमियान ही हमें मिलेगा। फिर भी बात करते हैं कि हम क्या कहता है कि भाई रिस्क क्या है? वेरिएशन। तो वेरिएशन को मेजर करने के लिए या रिस्क को मेजर करने के लिए हमारे पास जो बेस्ट टूल है वो कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से हम क्या करते हैं? रिस्क को मेजर कर रहे होते हैं। रिस्क से मेजर कर रहे हैं हमारे पास सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास सिग्मा नोटेशन होता है इज इक्वल टू रूट समीशन एक्स स्क्वायर, जो हमारे रिटर्न्स थे उनका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी और उस रिटर्न की प्रोबेबिलिटी, माइनस समीशन पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक स्टॉक है एक्स और एक स्टॉक है वाई, दोनों के रिटर्न है। इसके रिटर्न है 13, 15, 17, और इसके जो रिटर्न है वो 7, 15 और 23। अगर देखा जाए तो इसका जो मिनिमम रिटर्न है वो 7 है जबकि इसका 13 है, मगर अगर देख रहे हैं तो इसका मैक्सिमम रिटर्न है वो 23 और इसका 17 है। तो इसका मतलब है इसकी रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसकी रेंज कम है। 25% चांस है, 50% चांस है, 25% चांस है, प्रॉबिलिटी इक्वल दी हुई है। तो हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ताकि हम इसका रिस्क मेजर कर सकें। तो पहला काम था हमारे पास x इंटू पी ऑफ एक्स। तो हमने क्या किया? हमने इस x को मल्टीप्लाई कर लिया इस पी ऑफ एक्स से, तो हर x को हम मल्टीप्लाई करते गए पी ऑफ एक्स से। तो क्या निकल आया? x इंटू पी ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास? x स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। तो हमने ये हर x का स्क्वायर किया और फिर हमने इसको पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? समीशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, समीशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस समीशन एक्स इंटू पी एक्स होल स्क्वायर।
तो माइनस एक्स इंटू पी एक्स का होल स्क्वायर, तो 227 माइनस 15 का होल स्क्वायर, तो ये निकल आया 1.41 रुपीज। इसका मतलब है हमारे पास 1.41 रुपीज का डेविएशन मौजूद है। हो सकता है कि 1.41 ऊपर चला जाए, हो सकता है 1.41 नीचे आ जाए। इसी के कंपेरेटिवली हमारे पास दूसरा है y। y के ऊपर भी ऐसे हमने किया, हमने निकाला y ऑफ पी ऑफ y, और ऐसे हमने निकाला वाई स्क्वायर इंटू पी ऑफ वाई। तो फॉर्मूला हमारे पास था वाई स्क्वायर इंटू पी ऑफ वाई, जो आ गया हमारे पास 257 माइनस वाई इंटू पी ऑफ वाई का होल स्क्वायर, जो आ रहा था हमारे पास 15 का स्क्वायर। तो इसका मतलब आया 5.66। तो अगर डेविएशन देखा जाए तो x की जो हमारा डेविएशन आ रहा है वो आ रहा है 1.41 का, जबकि y में आ रहा है हमारे पास 5.66 का। इसका मतलब है हमारा जो x सिक्योरिटी है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो रिस्क के मुकाबले, रिस्क के हवाले से हमारे पास जो सिक्योर हमारे पास स्टॉक है एक्स है वो ज़्यादा हमारे पास सेफ है, जबकि हमारे पास जो वाई है उसमें ज़्यादा रिस्क मौजूद है। अच्छा, अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दो स्टॉक हैं ए और बी, दोनों की हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम है, मगर दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग हैं, तो हम इसमें किसको प्रीफर करेंगे? हमेशा याद रखें कि जिसका भी हमारे पास अगर रिटर्न सेम है तो जिसका रिस्क कम होगा हम उसको चूज कर लेंगे। रिटर्न दोनों के सेम है तो रिस्क जिसका कम होगा हम उसको चूज करेंगे। यहां पे क्या हुआ था, हमारे पास बी का रिस्क ज्यादा था तो हमने ए को चूज कर लिया। प्रॉब्लम कब आती है? जब हमारे पास रिस्क भी अलग अलग हो और रिटर्न्स भी अलग अलग हो। कभी अगर हमारे पास ऐसा मसला हो कि हमारे पास रिस्क भी अलग अलग है तो और रिटर्न भी अलग अलग है, तो हम निकाले होते हैं रेलेवेंट रिस्क, जिसे हम निकाले कह रहे होते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हम करते क्या है, हम रिस्क को डिवाइडेड कर देते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न से। अगर हम रिस्क को डिवाइड कर दें एक्सपेक्टेड रिटर्न से तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल आएगा, जो हमारे लिए उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब रिस्क भी अलग हो और रिटर्न भी अलग हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टॉक ए है, उसके ऊपर हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न 15 रुपीज़ का है, और एक्सपेक्टेड जो हमें डेविएशन है या रिस्क है हमारे पास वो है 4 रुपये का। जबकि हमारे पास दूसरा स्टॉक बी है, उस पर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 20 रुपये का है, और उस पर जो वेरिएशन है या रिस्क है वो है 5 रुपये का। इन दोनों में से हमें किसको चूज करना हो? देखिए यहाँ पे हमारे पास रिटर्न कम है 15 है, यहाँ रिटर्न ज्यादा है, तो रिटर्न की बेसिस पे हमें क्या चूज करना चाहिए? बी को चूज करना चाहिए। अगर हम रिस्क की बेसिस पे देखें तो यहाँ रिस्क 4 रुपये का है, यहाँ रिस्क 5 रुपये का है, तो रिस्क की बेसिस पे हमें ए को चूज करना चाहिए। मगर दोनों के रिटर्न्स भी अलग अलग हैं, दोनों के रिस्क भी अलग अलग हैं, तो किसका रिस्क कंपेयर टू रिटर्न कम है तो हम उसको चूज करेंगे। तो हम कौन सा रिस्क है? तो हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। क्या किया हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर दिया एक्सपेक्टेड रिटर्न से, तो इसका रिस्क कितना था? 4 था, और इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 15 था, तो इस पे 0.27 का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल आ गया। इस तरह से हमने क्या किया, 5 को डिवाइड कर दिया 20 से, तो इसका 0.25 निकल आया। इसका मतलब है कि 1 रुपये का रिटर्न कमाने के लिए मैं 27 पैसे का रिस्क बेयर कर रहा हूं स्टॉक ए में, और यहां पे 1 रुपये का रिटर्न कमाने के लिए मैं 25 पैसे का रिस्क बेयर कर रहा हूं। 1 रुपये का रिटर्न कमाने के लिए 27 पैसे का रिस्क, और 1 रुपये का रिटर्न कमाने के लिए 25 पैसे का रिस्क। तो कंपेरेटिवली स्टॉक बी में मेरे पास रिस्क कम है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टॉक बी को प्रीफर करूंगा स्टॉक ए के हवाले से, क्योंकि स्टॉक ए हैज मोर रिस्क एज कंपेयर टू स्टॉक बी। अब हमारे पास ये होता क्या है कि नॉर्मल कर्व है, ये जो नॉर्मल कर्व होता है वो ये कहता है कि जो एक्सपेक्टेड 68.26% चांसेस होते हैं, ऑलमोस्ट 68% जो चांसेस हैं वो क्या है कि हमारा जो रिटर्न हो वो 1 सिग्मा से +1 सिग्मा के दरमियान हो। मतलब कि अगर हमारा स्टॉक नीचे जाएगा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, और अगर ऊपर जाएगा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये रेंज बन जाती है कि हमारे पास 68% चांस है कि इसके दरमियान हमारा रिटर्न आएगा। अगर हम और ज़्यादा करीब जाना चाह रहे हैं
तो 95% चांस बनते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे जाए और एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर जाए। तो ये रेंज आ जाएगी हमारे पास 95% हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगी। और अगर हम बहुत ही क्लोज 99% के करीब आना चाह रहे हैं तो थ्राइस हम ले लेंगे। तो ये हमारे पास दो अलग अलग है, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी अलग है, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न अलग है, मगर इसका रिस्क कम है, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कम है, मगर इसका रिस्क कम है। इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा है मगर इसका रिस्क भी ज़्यादा है। हम किसको चूज करें इन दोनों में से? ठीक है, अब बात करते हैं ज़रा रिस्क की और रिटर्न की। किसके? पोर्टफोलियो के। अभी तक हम इंडिविजुअल स्टॉक की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो होता क्या है? अ ग्रुपिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज स्टॉक और बॉन्ड्स। अगर हम क्या करें, हम मल्टीपल तरह की सिक्योरिटीज अपने पोर्टफोलियो में रख लें या मल्टीपल सिक्योरिटीज हम एक साथ परचेज करें, तो वो क्या कहलाएगा? हमारे पास पोर्टफोलियो कहलाएगा। पोर्टफोलियो में हम करते क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि स्ट्रांगली पॉजिटिवली कोरिलेटेड ना हो। क्यों? क्योंकि अगर एक स्टॉक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्टॉक है ए और स्टॉक बी है। हमारे पास जो रिटर्न आ रहा है ए का वो आ रहा है 16% और जो बी का आ रहा है वो आ रहा है 14%। इसी तरह हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ए का है 15% और बी का है 12%। और ये इनकी वेटेज है, हमने 50% इन्वेस्टमेंट ए में किया और 50% इन्वेस्टमेंट बी में किए। अब वो जो इनके दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ए और बी के दरमियान वो है 0.4। सिंपल सी कह रहा है कि भाई व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा? सीधा सा हमारे पास फॉर्मूला है, वो क्या है? वेटेज को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न से। वेटेज को हम एक्सपेक्टेड रिटर्न से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वेटेज कितना है हमारे पास? 50.5 50%। और रिटर्न कितना है हमारे पास? 16%। तो हमने क्या किया, 0.5 को 50% को मल्टीप्लाई कर लिया 0.6 से 0.16 से ए के लिए, प्लस बी के लिए 0.5 को मल्टीप्लाई कर लिया हमने 14% से 0.14 से, ये इसका आ गया। और अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो ये पूरे पोर्टफोलियो का आ जाएगा। देखिए अगर हम सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टॉक ए का आएगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं स्टॉक बी का आएगा, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर लेते हैं तो पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा। अब हम अपने आप को सेव किस तरह कर रहे होते हैं? हम अपने आप को सेव करते हैं डाइवर्सिफिकेशन से। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है कि हम क्या करें, हम अपने पास जो एसेट्स हैं हम मल्टीपल इन्वेस्टमेंट में हम मल्टीपल जगह इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारा जो रिस्क है वो स्प्रेड हो जाए तमाम के तमाम एसेट्स के ऊपर। ठीक है, मसलन हमने क्या किया, हमने एक बास्केट बना ली। बास्केट का मतलब क्या है, हमने सिक्योरिटीज डिफरेंट इसके अंदर रख ली। अब इससे होगा क्या कि अगर कुछ इसमें हाई रिस्क की है, कुछ इसमें लो रिस्क है। हाई रिस्क वाले पे हाई रिटर्न मिल रहा है, लो रिस्क वालों पे लो रिटर्न है, और हमने इनकी बास्केट बना ली। इससे हुआ क्या, इससे होगा ये कि हमारे पास जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा एज कंपेयर टू इसके रिटर्न, ताकि हम रिस्क से बच सकें। रिस्क बेसिकली हमारे पास दो तरह का होता है, एक रहता है सिस्टमेटिक रिस्क और एक रहता है हमारे पास अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क वो होता है जो पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर हो, जो पूरे के पूरे सिस्टम पर हो। मसलन टैक्स रिफॉर्म्स, मसलन इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल पोजीशन। अब ये किसी एक स्पेसिफिक फर्म पे या एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे नहीं है, ये पूरे के पूरे सिस्टम पे मौजूद है। तो आप इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, आप इसको मिनिमाइज या खत्म नहीं कर सकते। हाँ, वो रिस्क जो अनसिस्टमेटिक है, जो स्पेसिफिकली किसी एक इंडस्ट्री पे किसी एक फर्म पे मौजूद है, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जीरो तक लेके आ सकते हैं। किस तरह? डाइवर्सिफिकेशन के जरिए। अब हमारे पास क्या है, CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। CAPM 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 बेसिकली होता क्या है, हमारे पास वही कहता है कि हमारे पास जो रिटर्न है वो बेस कर होता है रिस्क फ्री रेट पे प्लस मार्केट रिस्क पे। तो हमारे पास मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री मल्टीप्लाई बाय बीटा। ये होता क्या है, होता ये है कि हमारे पास
बीटा का मतलब ये होता है कि हमारी सिक्योरिटी किस तरह बिहेव करेगी मार्केट के हवाले से। अगर हमारे पास बीटा 1 है तो इसका मतलब है जितनी मार्केट ऊपर जाएगी, लेट सपोज 10% मार्केट ऊपर गई तो हमारा स्टॉक भी 10% ऊपर जाएगा। मार्केट 10% नीचे आती है तो हमारा स्टॉक भी 10% नीचे आएगा। अगर बीटा 0 है इसका मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर बीटा हमारे पास -1 है इसका मतलब है कि ये इन्वर्सली बिहेव कर रही है। मार्केट अगर 10% ऊपर जाएगी तो ये 10% नीचे आएगा, और अगर मार्केट नीचे आ रही है तो ये ऊपर जाएगा। तो बीटा बेसिकली ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि हमारा स्टॉक मार्केट से किस तरह बिहेव कर रहा है। अब हमारे पास क्या है, रिस्क फ्री है, मगर कोई भी स्टॉक है वो रिस्क पे होगा। क्यों? क्योंकि रिस्क फ्री सिर्फ हमारे पास ट्रेजरी सिक्योरिटीज होती हैं। तो किसी का भी स्टॉक होगा तो उस पर रिस्क तो होगा। हम कर क्या रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री। इसका मतलब ये होता है कि हम एडिशनल रिस्क कितना बेयर कर रहे हैं। रिस्क फ्री के ऊपर हम एडिशनल रिस्क कितना बेयर कर रहे हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बीटा से कि हमारी फर्म इसको कितना मैग्नीफाई कर रही है। तो ये टोटल हमारे पास रिस्क प्रीमियम निकल के आता है, टोटल रिस्क प्रीमियम। तो आर एफ प्लस रिस्क प्रीमियम अगर हम ऐड कर ले तो हमारे पास टोटल रिटर्न आ जाना चाहिए कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए, कि हमें कितना रिटर्न मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो रिस्क फ्री है वो है 6%, और जो मार्केट रिस्क है वो है 12%, और जो बीटा है हमारे पास वो है 1.25। तो रिस्क हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 6 रुपये का 6% आ गया। हमारे पास जो मार्केट रिस्क है वो 12% है, माइनस रिस्क फ्री 6%, मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा है हमारे पास 1.25। तो 13.5% मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, कि मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिस्क। तो हम वापस से कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास बीटा 1.25 के बजाय वो बढ़ के 1.6 हो गया है। तो सेम पूरी कंडीशन वही है। तो अब मेरे पास कितना हो गया, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15.6 हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये हायर बिहेव कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड बढ़ गया है। तो मेरे पास अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया, 15.6। तो इससे एक बात क्लियर है कि जितना ज्यादा बीटा होगा उतना ही ज्यादा मेरे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा, उतना ज्यादा मुझे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए।